हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में 66वीं बीपीएससी पॉलिटी से संबंधित एक टॉपिक को करेंगे। यह प्रश्न जो है टेल पार्ट के रूप में कई दफ़ा पूछा गया है और ये ए और बी मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का ए बी या कई सारे क्वेश्चन रहते हैं, उनमें से डील करने के लिए जो पूछता है तो उस तरह से ये पूछा गया है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हम शुक्रिया करना चाहेंगे अपने उन साथियों का जिन्होंने जो है हमारी हेल्प की। इसके अलावा कई मैसेज जो है लगातार आते रहते हैं। कई साथियों ने, कई दोस्तों ने तो यह भी कहा कि आप जो है जो हर समय जो है आप मदद मांग रहे हैं, इससे आप बेच ही दीजिए, मतलब बेचना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे दोस्तों के लिए मेरा जवाब ये है कि बेचेंगे तो वो एक व्यापार होगा। ये मदद है। जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, आगे अगर मौका लगेगा तो हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे। ये जो मेरे अंदर में मन में है, ये व्यापार में नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि व्यापार करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी जो हेल्प कर रहे हैं उनको एक बार फिर से धन्यवाद, और उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर हम करेंगे ही, कुछ खास करेंगे। वो देखते हैं आगे क्या करेंगे। फ़िलहाल जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं उनसे यही कहना है कि आप जो है बेझिझक जो लाल बटन दबा के आपने अगर सब्सक्राइब किया होगा तो उसे एक बार फिर से दबाइए। देखिए वहाँ पर एक ऑप्शन आता है अनसब्सक्राइब, वो ज़रूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है गलत कमेंट देने वालों के लिए। और अगर आप टेलीग्राम पर भी हैं तो उसमें भी लेफ़्ट का ऑप्शन आता है, वो ज़रूर कर लें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो आप कमेंट करते हैं, खैर ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक। बाकी फिर से जिन लोगों ने हेल्प की है उनको एक बार धन्यवाद, और सभी जो मदद राशि है वो टेलीग्राम पर जो है सार्वजनिक कर दी गई है। ठीक है, आगे अगर कोई भी चाहते हैं तो वो ज़रूर हेल्प करें। चलिए शुरू करते हैं साथियों। अपना टॉपिक है राजनीति का अपराधीकरण। ठीक है, ये अपना आज का टॉपिक है, राजनीति का अपराधीकरण। देखिए आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, आप लोगों के सहयोग से ही ठीक होगा वो, और जल्द ही होगा। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, अगर इस पर अगर आप लिखना चाहें तो आप जो है लिखते लिखते आप इस पर खो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें कई सारे पॉइंट्स जो हैं आपको ऐसे मिलेंगे जो कि नहीं लिखना चाहिए, लेकिन भावनाओं में ये प्रश्न ही ऐसा है कि भावनाओं से जुड़कर आगे बढ़ जाते हैं, उसमें इसमें नहीं करना है। कहता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देशों में से एक है। बात करें लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान होने के कारण शासन का जो है बागडोर ये जनता के हाथों में निहित है ना। हमारे देश में जो है शासन की बागडोर ये हमारे ऊपर निर्भर करती है कि इस बार ये बागडोर ये किसे संभालने के लिए देना है। किंतु वर्तमान परिवेश में राजनीति में बढ़ते अपराध की दस्तकों ने हमारे समक्ष बड़ी चुनौतियां जो है ये सामने ला करके रख दी है। इस जनता का शासन की विडंबना यह है कि राजनीति के अपराधीकरण से जनता का ही विश्वास डगमगाने लगा है। बढ़ते दौर में अगर आप कोई भी पार्टी उठा करके देख लें तो उसमें कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग मिल जाएंगे जिनका कि पिछला रिकॉर्ड जो है अपराधीकरण से रहा है। और ये केवल विधानसभा ही नहीं, लोकसभा में भी यही हाल है। बराबर जो है रिपोर्ट आती रहती है कि इतने में से इतने विधायकों के खिलाफ ये मामला वो मामला, तो वही सब हम लोग आज पढ़ रहे हैं। कहता है कि राजनीति की अपराधीकरण से जनता का विश्वास डगमगाने लगा है। स्थिति तो इस कदर बिगड़ चुकी है
कि आज जनतंत्र को गणतंत्र की उपेक्षा दी जाने लगी है और राजनीति का केंद्र बिंदु मनी माफिया और मसल्स तक सिमट कर रह गया है। उल्लेखनीय है कि भारत में राजनीति के अपराधीकरण की जड़ें जो है ये काफ़ी गहरी है। बात करें प्राचीन काल हो या हो मध्यकाल, प्रत्येक समय के शासक अपने स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से अपराधी प्रवृत्ति वाले गुटों एवं व्यक्तियों का सहयोग लेते रहे हैं, किंतु लोकतंत्र की स्थापना के बाद यह प्रवृत्ति अपने भयावह रूप में आ चुका है। बात करें अगर एंशियंट इंडिया में या मिडाइवल इंडिया में, तो जो शासक वर्ग के लोग होते थे वो किसी खास क्षेत्र में ऐसे लोगों को चुन लेते थे, पिकअप कर लेते थे जो कि जिनका दबदबा उस क्षेत्रों पर रहा हो, और ऐसे लोग जो हैं फिर आगे उनके लिए कार्य करते थे। तो इससे जो शासक वर्ग का लोग होता था उनके लिए शासन चलाना काफ़ी आसान हो जाता था। वही बात यहाँ पे कह रहा है। कहता है कि पिछले 3 दशक में जिस तरह राजनीति आदर्श से छिन्न भिन्न हुए हैं वह विशेष रूप से चिंतनीय है। इस दौर में भारतीय राजनीति के विभत्स एवं आपराधिक चेहरे की पुष्टि बोहरा समिति और श्री कृष्ण समिति की रिपोर्ट में भी होती है। बात करें बढ़ते अपराधी प्रवृत्ति के कारण की, तो कहता है कि बलपूर्वक सत्ता प्राप्ति की कामना, इसके पीछे राजनीति में जो है अपराधीकरण क्यों हो रहा है या इसका क्या इफ़ेक्ट है। तो फोर्सफुली जो है सत्ता लेना चाहते हैं लोग, चुनावी परिणामों को प्रभावित करने तथा बलपूर्वक सत्ता प्राप्त करने की लालसा, ये सभी जो है इन सभी चीज़ों ने राजनीति और अपराध के गठजोड़ को जन्म दे दिया है। अगला कारण है धन की आवश्यकता। कहता है कि चुनाव में जीत को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार प्रसार, वोट के बदले नोट आदि की प्रवृत्ति का जन्म हुआ है। बात करें तो वोट के बदले नोट का इफेक्ट भी जो है काफ़ी रहता है अपने देश में। कहता है कि इन प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए धन या तो बाहुबली से लिया जाने लगा या अपराधियों का समावेशन कर जनता से रंगदारी वसूली जाने लगी। मतलब जैसे कोई, अगर इसको समझने के तौर पर लें कि अगर कोई बिल्डर है या कोई अच्छा कमाने वाला है तो उससे अब बाहुबली ने पैसा लिया और उस पैसे को जो है इलेक्शन के समय पर बांट दिया। ठीक है, तो एक ने तो डर से वोट दे दिया और डर से पैसे दे दिए और अगले ने डर से वोट दे दिया। कहता है धीरे धीरे इसका परिणाम यह निकला कि राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में जो है ये छाप बनने लगी, ऐसे लोग और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने लगे और कई छोटभैये अपराधी जो हैं इन्होंने इसे अपने रोजगार के रूप में भी अपना लिया है। बेहतर आप इन स्थिति को समझते होंगे। बात करें राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपराधियों से मदद की मांग। किसी भी कीमत पर चुनाव में जीत हासिल करने की लालसा ने बाहुबली और काले धन का बोलबाला बढ़ा दिया है। जो काला धन है उसका उपयोग चुनाव काल के दौरान बड़े पैमाने पर किया जाता है और कहता है कि उचित अनुचित की परवाह किए बगैर अपराधियों की मदद ली जाने लगी है। अब जैसे देखिए कोई अगर कहीं पैसा पहुंचाना है किसी क्षेत्र में तो वो हमारे आपके जैसा आदमी नहीं कर सकता है ना। इस गांव में रात भर में आपको पैसा बांट देना है, वो हम और आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कौन चाहिए, तो बेहतर आप समझ रहे हैं। कहता है फलतः जिन्हें कैदखानों के पीछे होने चाहिए वे किंग मेकर की भूमिका में आने लगे हैं। बिल्कुल सही बात है। खास करके अगर बिहार की बात करें तो यहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी में है और उन्हें पता है उनका इफ़ेक्ट, उनका दबदबा इतना है कि वे जीत ही जाते हैं। और देख ही रहे हैं आप। कहता है स्थिति तब और गंभीर हो गई जब उन्हें एहसास हुआ
कि जब वो स्वयं के बल पर सत्ता दिला सकते हैं तो स्वयं इस सुख का भोग क्यों नहीं भोगें। कहने का मतलब है कि यदि आप किसी को जिता रहे हैं, उनके आप खुद ही क्यों ना जीत जाएं। यही प्रवृत्ति ने राजनीतिक अराजकता को जन्म दिया। फेक इनकाउंटर्स जैसे मान लेते हैं, मूवी वगैरह में हम लोग देखते हैं कि किसी मंत्री ने किसी जो है बाहुबली या किसी विलन की हेल्प में मदद ली थी, कल को वो ही उसके अगेंस्ट हो जाता है तो फिर दो क्लैश होते हैं। वो ही यहाँ पर राजनीतिक अराजकता है। कहता है दूसरी तरफ अगर किसी पीढ़ी से पार्टी से कोई बाहुबली प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो अन्य पार्टी भी ऐसे ही प्रत्याशी को खोज करके मैदान में उतारती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे बात करें कि कोई स्थान है, ठीक है, ए विधानसभा से अगर मान लीजिए कि कोई बाहुबली खड़े हुए हैं किसी एक पार्टी से, तो अगली पार्टी जो सोचेगा कि ए विधानसभा से डी बाहुबली को खड़ा किया जाए ताकि इन दोनों बाहुबली में क्लैशेस हों, है ना, चुनाव से पहले या मतलब जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक जो है एक दूसरे पर गैंगवार ये सब जो है बढ़ने लगा है। तो ये सारे इसमें जो है रीज़न हैं राजनीति में अपराधीकरण का। बात कर लें अगर हम लोग तो उम्मीद है ये काफ़ी आसान टॉपिक है, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसी में देखिए एक टेल पार्ट खेलें या एक अलग से भी पॉइंट आता है कि गठबंधन की राजनीति, है ना, तो चलिए उसको भी देख ही लेते हैं। ये प्रश्न भी देखिए अलग से एक टेल पार्ट में किसी क्वेश्चन में रह सकता है, या इससे पहले जो हम लोगों ने बात किया राजनीति मतलब राजनीति में अपराधीकरण, फिर एक टॉपिक ये भी उठता है कि राजनीति में जातिवाद, ये है राजनीतिक गठबंधन। तो इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग करेंगे अलग अलग वीडियो में। कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राजनीति परिदृश्य में 1966 ईस्वी तक कांग्रेस का दबदबा बना रहा। 1967 में पहली बार भारत में क्षेत्रीय दलों का जो है ये उठे, पहली बार उभार आया। तब भारत के 9 राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार बनी। मतलब पहली बार अगर बात करें क्षेत्रीय दल, जो छोटे छोटे दल थे, इनकी सरकार 1967 में बनी। हालांकि केंद्र में पहली बार 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। ये जो 1967 में बना था, क्षेत्रीय दलों ने जो सरकार बनाया था, ये 9 राज्यों में बनाया था। लेकिन अगर बात करें सेंटर में केंद्र सरकार, पहली बार जो कांग्रेस के अलावा जो दूसरी बैठी, ये थी जनता पार्टी की सरकार 1977। कहता है कि जनता पार्टी का निर्माण विभिन्न दलों के आपसी विलय से हुआ था। कई सारे जो दल जो हैं, इन ये सभी मिलके इन्होंने जो है जनता पार्टी एक सरकार बनाई थी। बात करें इनमें शामिल तो लोकतांत्रिक कांग्रेस, कांग्रेस संगठन, भारतीय लोकदल, समाजवादी दल एवं जनसंघ शामिल था। ठीक है। कहता है कि गठबंधन का दूसरा प्रयोग संघ सरकार में, केंद्र सरकार में 1989 में हुआ, जब वीपी सिंह के नेतृत्व में अल्पमत सरकार बनी। क्योंकि जनता दल को केवल 141 सीट ही मिली थी तथा भारतीय जनता पार्टी एवं वामपंथी दल सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। यह सरकार 15 महीने तक ही चल सकी और फिर गिर गई, क्योंकि ये पहले से ही अल्पमत में चल रही थी। तत्पश्चात 1991 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में यह स्पष्ट हो गया कि अब किसी दल का स्पष्ट बहुमत आना संभव नहीं है। और इसके पीछे सबसे अगर बड़ा कारण की बात करें तो जातिवाद एक ऐसा रीज़न है जो कि इसने अलग अलग जो है पार्टियों को जन्म दिया। भले ही उनसे उनके जीवन में लाभ मिले ना मिले, लेकिन आज भी जातिवाद का जो एक इफ़ेक्ट है मानसिकता पर, वो काफ़ी गहरा है। यह प्रश्न भी बनता है कि राजनीति में जातिवाद का इफेक्ट, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। कहता है कि देखिए इसका रीज़न क्या है, गठबंधन राजनीति का कारण। तो सामाजिक राजनीतिक चेतना का विकास। कहता है जैसे जैसे भारत में सामाजिक राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा था,
वैसे वैसे भारतीय राजनीतिक प्रणाली में बदलाव भी दिखाई देने लगा। अभी तक कांग्रेस पार्टी का भारतीय राजनीति पर एकाधिकार था। कांग्रेस अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका एवं अपने नेताओं का आदर्श का लाभ उठाकर सत्ता का स्वार्थ सिद्ध कर रही थी, किंतु 70 के दशक के उत्तरार्ध में सामाजिक राजनीतिक चेतना से उनकी उनकी जो है इस धारणा को गलत साबित कर दिया। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस जो पार्टी थी, इनके पूर्वजों ने जो काम किया था उसी के बल पर ये अभी तक सरकार बना रहे थे। और बात करें तो नहीं, राजनीति में नहीं जाना है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जो पहले जो कांग्रेस के बड़े गद्दावर नेताओं ने जो कार्य किया, देश की आज़ादी में जो भूमिका ने निभाई, उसी के बल पर अभी तक इनकी सरकार बन रही थी। लेकिन यह भ्रम जो है टूट गया। आगे देखते हैं। अगला कारण है क्षेत्रीयता, भाषावाद, जातिवाद आदि का विकास। ये भी जो है इसके पीछे एक रीज़न है, देखते हैं। कह रहा है कि भारत एक विशाल तथा विविधता वाला देश है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ कई संप्रदाय, भाषा, जाति आदि के लोग आपस में मिलकर या अपना अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि सत्तारूढ़ दल जो है उन लोगों के द्वारा इन वर्गों की समस्या सुलझाने में विफल रही। फलतः राजनीति में इन मुद्दों का समावेशन कर राजनीति का विकेंद्रीकरण किया गया। जैसे कि कोई एक क्षेत्र है, वहाँ किसी बात करें विशेष भाषा के लोग रहते हैं, तो सत्तारूढ़ दल के द्वारा जब उनकी मांगें नहीं सुनी गई, उनकी समस्याओं को नहीं सुलझाया गया, तो उन लोगों में से कोई एक जो है उन्होंने अपने आप को इस समाज में इस्टेब्लिश किया और आगे जाके जब उनकी ख्यातें मिली, लोग उनके साथ जुड़े, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। फिर क्या हुआ कि जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसने उसके साथ गठबंधन कर लिया। बात करें कि राजनीति में इन मुद्दों का समावेशन कर राजनीति का विकेंद्रीकरण किया, जिससे कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जो है पूर्ण बहुमत लाने में असफल रहने लगी। ठीक है, इन सभी का मिला जुला परिणाम ही राजनीति में गठबंधन के रूप का जन्म हुआ, जैसे भी हम लोगों ने बात की। उसके अलावा अगला कारण कहता है कि क्षेत्रीय पार्टी का उदय। बात करें भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का मुद्दा स्वतंत्रता से के पूर्व से ही जो है विद्यमान है। आज़ादी के पश्चात भले ही एकीकरण का दौर चल पड़ा, किंतु यह पूर्णतः स्थायी नहीं हो सका। कालांतर में इन्हीं क्षेत्रीय मुद्दों की मांग को लेकर क्षेत्रीय पार्टी का जन्म हुआ। बात करें अगर जैसे तेलंगाना के अलग गठन की, तो उसके लिए एक अलग पार्टी बन गया है ना, नागा अलग पार्टी, मिजो अलग पार्टी। कई सारी पार्टी जो है किसी स्पेसिफिक मुद्दों को लेकर के लोग पार्टी बना लेते हैं। बाद में लोग जो है जाति को देखकर या अपने मांग, उनको लगता है कि हाँ हमारा जो है यहीं पे सुना जाएगा, इस चीज़ से जुड़कर धीरे धीरे उनको प्रसिद्धि मिलती रहती है। उसके बाद क्या होता है, वो आगे जाके एक बड़े पार्टी के रूप में उभरता है। फिर जो है उसकी मांग सुनी जाती है या वह खुद जो है सरकार में शामिल होता है। कहता है चूँकि ये पार्टी जनता से सीधे तौर पर, ये पार्टियां जो है सीधे तौर पर चर्चा हुई थी, जिससे राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि 80 के दशक के बाद क्षेत्रीय दलों का चुनाव में सफलता जो है मिलने लगी। जो क्षेत्रीय दल थे उन्हें भी वोट मिलने लगा और राष्ट्रीय पार्टियां जो है ये अल्पमत की स्थिति की ओर आने लगी। ठीक है, इन्हीं परिणामों को देखते हुए गठबंधन सरकार की प्रवृत्ति जो है प्रबल रूप धारण करने लगी। अगला है जातीय समीकरण के आधार पर राजनीति बढ़ी, जिस पर कि हम लोगों ने चर्चा किया। कहता है कि मंडल आयोग की सिफारिश के बाद एक बार फिर से राजनीति का स्वरूप बदल गया। अब भाषा, क्षेत्र आदि के मुद्दों के साथ साथ जातिवाद की राजनीति भी शुरू हो गई। कहता है कि प्रत्येक राज्य में जातीय समीकरण के आधार पर छोटे छोटे राजनीतिक दल स्थापित होने लगे। इससे राष्ट्रीय पार्टियों को
ज़बरदस्त धक्का लगा उन्हें। मतलब अब जो उनका कह लें कि एक अधिकार था, उन्हें लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता था, आज उन्हीं लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व वो अपने पास बुलाते हैं या बैठाते हैं, सरकार बनाते हैं, जिससे कि उन्हें गठबंधन का सहारा लेना पड़ गया। बात करें इससे क्या-क्या हानि है, देखिए सरकार की नीतियों में दुर्बलता आती है, क्योंकि जब आप किसी से गठबंधन करते हैं तो सभी का अपना-अपना एजेंडा रहता है और सभी को ये लगता है कि वो इस क्षेत्र से आए हैं तो उनके एरिया में ही जो है या उनका ही ज़्यादातर सुना जाए, ताकि उनका राजनीतिक करियर बना रहे। ऐसे में क्या होता है कि 4 दल अगर बने मिले हुए हैं तो हो सकता है कि आपसे जो है एक दल दूर हट जाए, जिससे क्या होता है सरकार को भी एक हमेशा डर लगा रहता है कि जो क्राइटेरिया है अगर उससे कम होती है तो उसका सरकार गिर सकता है। इसी कारण जो है अलग-अलग पार्टी जो अपने इशारे पर फिर नचाने लगती है। बात करें अस्थायी सरकार, जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट बात किया। फिर कहता है प्रधानमंत्री की शक्ति में कमी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय दलों की मनमानी, ये बिल्कुल सही बात है, जो कि अपने-अपने क्षेत्र में ही वे कार्य करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका राजनीतिक करियर बचा रहे। फिर कहता है कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद की राजनीति, बात कर लें इसमें तो ये इसका सबसे बहुत ही गंदा रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है। जातिवाद हो गया, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, ये सब जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है और शायद जो है और सभी पार्टियां इस पर